हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस के एक और वीडियो में। बेसिकली ये चैप्टर पिछले चैप्टर मोशन का ही एक एक्सटेंशन है। बस अध्ययन करने में आसानी हो इसलिए सेपरेट किया गया है। पिछले वीडियो में आपने मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आदि कई टॉपिक्स को समझा है। अब यहाँ इस वीडियो में हम मोशन के कॉज यानी गति होने के कारणों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कई सेंचुरीज से जो फिलोसफर हैं यानी कि दार्शनिक हैं और साइंटिस्ट हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को लुढ़काया जाए या फिर ठोकर मार दी जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में न होकर रुक क्यों जाता है। खैर, ऐसा देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट है, नेचुरल कंडीशन है, वो रेस्ट यानी कि विराम की अवस्था ही होती है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूवमेंट में कर देंगे तो वो एक न एक टाइम पर आकर के रेस्ट वाली पोजीशन में स्टैंड करेगी। हालांकि इसको गैलीलियो और न्यूटन ने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से एक्सप्लेन किया है। आपने हमेशा देखा है कि कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो और उसको मोशन करानी हो या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसको स्टॉप करना हो तो हमें कुछ न कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब दम लगाना पड़ता है, जिसे हम फोर्स कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो हमें ऑब्जेक्ट को या तो पुल करना होगा या तो पुश करना होगा या फिर ठोकर मार देंगे। बस यही जो पुश, पुल और हिट है जो सिचुएशन पैदा करता है, यहीं से बल यानी कि फोर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। देखो, बल को देखा या महसूस नहीं किया जाता, बल्कि उस बल के कारण जो इंपैक्ट होता है उसको देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि फोर्स ज्यादा है या कम है। जोक्स अपार्ट, मम्मी का थप्पड़ लगने पर नो चेंज, बट पापा का थप्पड़ लगते ही फीवर आ जाता है। हाँ, थप्पड़ तो सेम था पर इंपैक्ट कहाँ ज्यादा हुआ। इंपैक्ट से पता चलता है कि फोर्स ज्यादा किसने लगाया। खैर, जिन्होंने थप्पड़ खाया ही नहीं है अपने पेरेंट्स से तो वो क्या जाने ये ऑसम वाली फीलिंग। खैर, अभी तक आप इस फैक्ट से फैमिलियर हो चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और फोर्स ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को अल्टर कर सकता है या करने का प्रयास करता है। राइट। अब आगे दो टाइप के बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को भी आप जान लीजिए। देखिए फिगर में एक टेबल पर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिस पर दो स्ट्रिंग एक्स और वाई अपोजिट फेस पर लगे हुए हैं। अगर एक्स स्ट्रिंग खींचेंगे तो ब्लॉक राइट साइड मूव करेगा, और अगर वाई स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक लेफ्ट साइड में मूव करेगा। लेकिन अगर ब्लॉक पर एक्स और वाई दोनों स्ट्रिंग की तरफ से फोर्स लगाकर अपोजिट साइड में पुल करें और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब मान लो दोनों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तब क्या होगा? तो वुडन ब्लॉक का जो रेस्ट या मोशन का जो भी स्टेट होगा वो नहीं बदलेगा, और इसे ही बैलेंस फोर्स कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा दोनों तरफ इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया तो ब्लॉक मूव नहीं किया, ना ही लेफ्ट ना ही राइट। लेकिन सोचो, अगर दोनों तरफ से लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो मान लो एक तरफ 5 न्यूटन का और दूसरी ओर 3 न्यूटन का, तो ब्लॉक मूव करेगा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले फोर्स की ओर, यानी जिधर से ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। अच्छा, अब नीचे इन तीनों फिगर्स को देखो। दो बच्चे एक बड़े वुडन ब्लॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फिगर में जब बच्चे कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मगर किससे? फ्रिक्शन से कम। देखो, वुडन ब्लॉक का जो एरिया जमीन पर जो रफ सरफेस पर है, तो दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग रहा है, और ये फ्रिक्शन वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है पुश के। पहले फिगर में फ्रिक्शन ज्यादा है पुश से, तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। दूसरे में फ्रिक्शन और पुश दोनों फोर्स बराबर हैं, तो फिर भी बॉक्स मूव नहीं करेगा, बैलेंस फोर्स हो गया। तीसरे में पुश फोर्स ज्यादा है सरफेस के फ्रिक्शन से, तो अब बॉक्स मूव होगा पुश के डायरेक्शन में। चलो, अब एक और बात देखो और समझने का प्रयास करो। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। जब हम साइकिल चलाते हैं और पेडल मारना जैसे ही हम बंद करते हैं, साइकिल धीमी होने लगती है क्योंकि सरफेस से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है साइकिल के डायरेक्शन के अपोजिट में।
स्पीड बढ़ाने के लिए फिर से हमें पैडल मारना पड़ता है। अब देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए हमें कंटिन्यूअस अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा। लेकिन यही बात तो गलत है, मतलब सही नहीं है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तभी मूव कर सकता है जब उस पर लगने वाला फोर्स, चाहे वो पुश हो या फिर फ्रिक्शनल, दोनों बैलेंस हो और ऑब्जेक्ट पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम न कर रहा हो। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। अगर हम ऑब्जेक्ट पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो चेंज होगा वो ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सेलरेट करने के लिए अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। याद करिए, एक्सेलरेशन वाला आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। जब तक ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगता रहेगा या फिर ये जो अनबैलेंस फोर्स लगाया है उसे हटा दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जो पहले से एक्वायर कर रखा होगा। देखिए, साइंस में आपको ना डाउट्स कहाँ क्रिएट होते हैं। जैसे आपने पीछे एक्सेलरेशन की, अभी यहाँ मैंने बात करी। अगर आपने एक्सेलरेशन आपको क्लियर नहीं है, उसमें कुछ डाउट्स हैं, तो यहाँ ये वाली बातें समझ में नहीं आएंगी। ये स्टेप बाय स्टेप अगर चेन आपके मन में, दिमाग में क्लियर है, तब आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन इधर की उधर है तो वो उसमें डाउट क्रिएट होने के चांसेस बने रहते हैं। आइए इससे ही संबंधित फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जानने की कोशिश करते हैं। इटली के रहने वाले एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व किया और कई तरीके के निष्कर्ष निकाले। जैसे कि ऑब्जेक्ट तब तक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। उन्होंने देखा कि जब मार्बल रोल डाउन होगी इंक्लाइन प्लेन पर तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज मतलब चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। वो एक अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी ही तो मार्बल को नीचे की तरफ खींच रही है। बेसिकली आप इसे एक फोर्स की तरह समझ सकते हैं। ये अगले चैप्टर में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट आप वहां थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। तो मार्बल नीचे आते आते एक डेफिनेट वेलोसिटी अचीव कर लेता है ग्रेविटी के कारण। और जब कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तो इसकी वेलोसिटी घट जाएगी। ये वाला फिगर देखिए, गैलीलियो ने यहां आर्गुमेंट दिया कि अगर एक आइडियल फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन हो जिसका इंक्लिनेशन दोनों ही ओर समान हो, मतलब सेम एंगल पर हो, तो अगर मार्बल को यहां लेफ्ट साइड से जिस हाइट से रिलीज किया जाएगा तो दूसरी साइड पर मार्बल सेम हाइट तक पहुंचेगी। अब अगर यहाँ राइट साइड वाले प्लेन का जो इंक्लेशन एंगल है उसको धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को सेम हाइट तक जाने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी पहले की तुलना में। अच्छा, अब अगर इंक्लेशन एंगल 0 कर दें या इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दें तो गोली सेम हाइट अचीव करने के लिए चलती ही जाएगी। अब यहां देखो, अनबैलेंस फोर्स तो 0 है, तो यहां ये बात समझ आ गई कि अगर गोली के मोशन को बदलना है तो एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन करना है तो किसी नेट फोर्स की जरूरत तो नहीं है। मतलब यहां देखो, जैसे अगर नहीं समझ में आया तो पहले ये समझो, पहले क्या था, बैलेंस फोर्स था, एंगल दोनों इंक्लिनेशन एक जैसे थे, वहां से सेम फोर्स के साथ, बैलेंस फोर्स के साथ आती थी और सीधे वहां तक जाती थी सेम हाइट तक। लेकिन जैसे जैसे एंगल को कम किया गया, अब क्या हुआ, बैलेंस फोर्स क्या हुआ, वही तो रहा, वो तो चेंज नहीं हुआ, पर गोली यहाँ थोड़ी दूर तक चली गई क्योंकि वो सेम हाइट अचीव करना चाहती थी। तो मतलब यहाँ बैलेंस फोर्स ही तो है, अनबैलेंस फोर्स तो 0 ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गोली का जो भी मोशन है अगर उसको बदलना है तो कोई न कोई अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे और क्लैरिटी आती जाएगी। लेकिन देखो क्या है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में 0 अनबैलेंस फोर्स को अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि गोली जिस भी सरफेस पर रोल करेगी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा जो मोशन के अपोजिट काम करेगा और मार्बल कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी। हालांकि फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा, जैसे मोबिल वगैरह यूज होती है मोटर बाइक या मोटर कार में जो भी इंजन होते हैं। चलो तो देखो, जो स्टडी यहाँ गैलीलियो ने की फोर्स और मोशन की, उसी को आगे न्यूटन ने बढ़ाया और 3 फंडामेंटल लॉ को प्रेजेंट किया, जिसे हम पॉपुलरली जानते हैं 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। अब इसमें से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो उस नाम से पॉपुलर है, इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो
जब स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहा हो तो वो या तो विराम की अवस्था में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज का विरोध करते हैं, ऐसी टेंडेंसी रखते हैं। और ये जो टेंडेंसी होती है रेस्ट या सेम वेलोसिटी से मोशन करने की, इसे ही इनर्शिया यानी कि जड़त्व कहा जाता है। इसीलिए आप पाएंगे कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल तो आप सबने कभी न कभी महसूस तो करा ही होगा। जब भी आप मोटर कार में बैठे होंगे, आप सीट पर बैठे होते हैं और जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। देखो, हम सीट पर बैठते हैं तो सीट की रिस्पेक्ट में हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं जब तक कि ब्रेक नहीं लगाया जाता। जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है कार स्लो डाउन होती है, लेकिन हमारी बॉडी सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहती है, इसलिए बॉडी आगे की तरफ को चली जाती है और कार के पैनल से टकरा सकती है। इसीलिए सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सीट बेल्ट फोर्स एक्सर्ट करती है बॉडी पर, उसे स्लो डाउन कर देती है। अब अगर ऐसा ही हो जब एक शार्प टर्न पर कार मुड़े तो हम टर्न के अपोजिट साइड में अपनी बॉडी को जाते हुए महसूस करते हैं। अगर कार लेफ्ट टर्न हो रही है तो हमारी बॉडी राइट साइड की तरफ जाती है और अगर राइट टर्न हो तो हमारी बॉडी लेफ्ट साइड की तरफ चली जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बस में खड़े हों और बस आगे को बढ़े अचानक तो हमारी जो ऊपर की बॉडी पीछे की ओर थोड़ा सा मूव कर जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पैर तो फ्लोर से टच हैं, वो बस के मूव करने के साथ साथ मूव कर गए, लेकिन अपर बॉडी तो रेस्ट की यानी कि इनर्शिया वाली पोजीशन में है, तो ये मोशन को अपोज करती है। अच्छा, ये वाला एग्जांपल, अगर आपने कभी कैरम जरूर खेला होगा, अगर कैरम खेला है तो एक ऐसा शॉट जरूर लगा होगा कि एक कॉइन नीचे से बाहर आ गया हो, बाकी वहीं के वहीं रह गए हों। यहां भी इनर्शिया ने ही काम किया, यानी जड़त्व ने काम किया। जो बाकी के कॉइन्स में थी उसने वर्टिकल फॉल कॉज किया, जिससे सारे कॉइन सेम पोजीशन पर रह गए, लेकिन जो नीचे वाला कॉइन था जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ स्ट्राइकर की वजह से, वो बाहर निकल गया। ये वाली एक्टिविटी तो आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, कैरम बोर्ड तो होगा ही। वैसे ये वाली एक्टिविटी तो आप घर पे कर सकते हो, पर हाँ ध्यान रहे अगर ग्लास टूटा तो फिर तो मम्मी तोड़ेगी तुम्हें। चलो, ये तो हंसी की बात थी, लेकिन अब आगे हम ये समझते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान में यानी इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। देखो, अभी तक तो जो भी एग्जांपल्स और एक्टिविटीज हमने देखा है उसमें हमने ये समझा कि चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो वो अपनी जो गति की अवस्था है यानी कि स्टेट ऑफ मोशन है उसमें किसी भी प्रकार के जो चेंज है उसको रेजिस्ट करती है, यानी उसका विरोध करती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहने की टेंडेंसी शो करेगी, किसी भी तरीके के मूवमेंट को रेजिस्ट करेगी। और अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो सेम कंडीशन में वो रहना चाहेगी, यानी अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उसका विरोध करेगी। यानी कोई भी वस्तु हो वो अपनी मूल अवस्था को बनाकर रखना चाहती है। अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ये जो गुण होता है इसको तो हम इनर्शिया कहते हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि क्या सभी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया सेम होती है? देखो, अगर कोई बॉक्स है उसमें बुक्स भरी हैं तो उसे मूव करना आसान होगा या फिर खाली पड़े बॉक्स को जिसमें कोई भी बुक ना हो? ऑब्वियस सी बात है, खाली पड़े बॉक्स को मूव करना आसान होगा। अच्छा, अब आप देखो कि अगर आप फुटबॉल को किक करते हो तो वो दूर तक चली जाती है। अगर आप उतने ही साइज के एक बड़े पत्थर पर किक करेंगे तो क्या होगा? फिर तो पैर टूटेगा, फुटबॉल जितनी दूरी तक वो मूव नहीं करेगा। बस अब मान लो ठेला गाड़ी चलाने के लिए जितनी भी पावर लगती है, अगर उतनी ही पावर लगाकर आप एक बस को खींचोगे या फिर ट्रेन को खींचोगे तो क्या मूवमेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इन सब एग्जाम्पल्स का मतलब ये है कि इनर्शिया और मास में एक रिलेशनशिप तो है। वो क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। अब इन शॉर्ट ये जो लास्ट वाली लाइन है इसे आपको पूरी अच्छे से ध्यान में रख लेना है। मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा आता है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। चलिए आइए अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझते हैं। देखो, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसने ये बताया कि जब भी कोई अनबैलेंस्ड
एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में ये अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स चेंज लाएगा, यानी चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी हो गई, तो यानी एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट में। मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हुआ, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। तो बस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यही जानना है कि जो एक्सेलरेशन हुआ है वो लगाए गए फोर्स पर किस तरीके से डिपेंड करता है। चलो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, अब ये बताओ, मान लो टेबल टेनिस खेल रहे हो और गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर पर लग जाए, तो क्या उसे चोट लगेगी या वो घायल होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर पूरी स्पीड से आती हुई क्रिकेट की बॉल चाहे खिलाड़ी को या फिर किसी स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक को लग जाए, तो क्या उसे चोट लगेगी, वो घायल होगा? ऑब्वियस सी बात है, लगेगी। अब जैसे कोई ट्रक है, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, कोई उसमें स्पीड से मूवमेंट नहीं हो रही है, तो अगर इससे किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड जैसी कम गति से भी चल रहा है, तो अगर उस ट्रक से टक्कर हो जाए रास्ते में खड़े किसी भी व्यक्ति की, तो ये उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक ऐसे ही एक स्मॉल माउस जैसे कि कोई बुलेट है, जब उसे गन से फायर किया जाता है तो वो किसी भी व्यक्ति की जान ले सकती है। अब ये ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि ये जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट की मास क्या है और वेलोसिटी क्या है। अब ठीक इसी तरीके से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, तो अधिक से अधिक वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक फोर्स अप्लाई करना होगा। न्यूटन ने मोमेंटम नाम से एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसे इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इक्वल टू m इंटू वी, जहां P क्या है, मोमेंटम है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैसे निकाला जा सकता है? उस ऑब्जेक्ट के मास को जिस भी वेलोसिटी से वो चल रहा है उसे मल्टीप्लाई करके। मोमेंटम में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। जो डायरेक्शन होती है सेम बिल्कुल वेलोसिटी के दिशा में ही होगी। मोमेंटम की जो एसआई यूनिट होती है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये फॉर्मूला सही है, तो अगर आपने यहां पर देखा कि अगर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया गया तो ऑब्जेक्ट की चेंज इन वेलोसिटी हो गई, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ गया है तो आपने तो मोमेंटम का फॉर्मूला देखा है, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज हो गई तो इट मींस मोमेंटम को भी चेंज किया जा सकता है चेंज इन वेलोसिटी को करके। चलो एक सिचुएशन एज्यूम करो कि मान लो कोई कार है जिसकी बैटरी खराब है, वो अगर उसे हम एक सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर हम चलाते हैं तो ये इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट होगा। लेकिन होता क्या है कि जब एक या दो आदमी इसे धक्का देते हैं अचानक, तो ये इंजन स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ समय तक लगातार इसको धक्का दिया जाए तो जो कार होती है उस गति में आ जाती है, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में आ जाती है, तब ये इंजन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि जो कार का मोमेंटम है उसको अगर चेंज करना है तो केवल जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसको चेंज करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि जो मोमेंटम में चेंज होगा वो फोर्स जो लगाया जा रहा है उसका टाइम रेट क्या है, मतलब कितने टाइम रेट से वो फोर्स लगाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ गति का दूसरा नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले जो असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में उसके प्रोपोर्शनल होती है। यानी यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हो रहा है वो डिपेंड करता है उस अनबैलेंस फोर्स पर जो सेम डायरेक्शन में लगाया गया हो। यानी यहाँ पर जो गति का दूसरा नियम है वह यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स की दिशा में बल के समानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनलेट होती है। चलिए मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का वो देखिए आप। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो उसका u प्रारंभिक वेग है और वो सीधी रेखा पर चल रही है। t समय तक अगर एक ही निश्चित बल F लगाएंगे उस पर, तो उसका जो वेग है यानी वेलोसिटी है वो u से चेंज होकर के v हो जा रही है। अब यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम है और लास्ट मोमेंटम है उसको निकालेंगे हम फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा है, P बराबर mv होता है। तो यहाँ क्या हो गया, P1 निकालेंगे हम, क्योंकि हमें
इनिशियल वेलोसिटी पर जाना है। इनिशियल वेलोसिटी u है तो p1 इक्वल टू m इंटू यू। m कॉमन रहेगा क्योंकि मास चेंज नहीं होगा। और दूसरे में क्या है, p2 इक्वल टू m इंटू वी, क्योंकि v क्या है, लास्ट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो कैसे निकालेंगे, वो प्रोपोर्शनल होगा p2 माइनस p1। अब इसको हम प्रोपोर्शनली इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। p2 इक्वल टू क्या हमने निकाला है, m इंटू वी, और p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू यू। तो एम वी माइनस एम यू। अब अगर यहाँ m को हम कॉमन ले लें तो v माइनस यू। चलिए ये तो चेंज इन मोमेंटम निकला, क्या निकला, m इंटू वी माइनस यू। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो ये प्रोपोर्शनल होगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि टी टाइम तक फोर्स अप्लाई हुआ है। अब देखो यहाँ जो सेकेंड लॉ में जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी, जो थोड़ी आपको कॉम्प्लेक्स लगी होगी, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। अभी यहां हमने क्या निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। तो हम इसे कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। देखो ये जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट सिंबल आता है, ये अभी आगे और समझेंगे कि क्यों आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये जो v माइनस यू अपॉन टी है, अगर इसे हम अलग कर लेते हैं तो पीछे हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन हमने निकाला है तो वहां भी यही फॉर्मूला था, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी ही तो था। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही तो है, और हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं a। तो अब यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा अब यहाँ देखो यूनिट को देखो, यहाँ मास की और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है, मास को हम केजी कहते हैं, इसकी यूनिट है, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने पीछे पढ़ा है। और यहाँ जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो इस तरीके से लेते हैं कि जो वैल्यू है कांस्टेंट के की वो एक आ जाए, हम इस तरीके से लेते हैं इसको। तो यहाँ जो एक यूनिट फोर्स है उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि मान लीजिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस करने के लिए जितने अमाउंट की आवश्यकता है उसे हमने एक यूनिट फोर्स मान लिया। कहने का मतलब है कि एक यूनिट फोर्स इक्वल टू के इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू ऑफ के क्या हो गई, 1। पीछे हमने यही तो माना था कि कुछ इस तरीके से मानेंगे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो क्या बना, F इक्वल टू एम ए। तो यहां पर जो फोर्स की यूनिट है वो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन। यानी अगर ये पूछा जाए कि न्यूटन फोर्स जो यूनिट है उसको एक्सप्लेन करिए, एक्सटेंड करिए, तो आप उसे कह सकते हैं कि एक न्यूटन मतलब होता है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इतना लंबा कोई लिखता नहीं है इसलिए न्यूटन नाम दे दिया गया है और एन सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। अब अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल देखेंगे तो आप क्रिकेट देखते ही हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी जब कैच करता है तो वो कैच लेने के बाद हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, जिसे हम कहते हैं ना फॉलो थ्रो करता है। तो फॉलो थ्रो करने में देखो उसे पता भले ना हो खिलाड़ी को, लेकिन वो क्या करता है, बॉल का जो मोमेंटम है वो उसे कम करने का प्रयास करता है। और वो कैसे कम होगा, बॉल को समय देने पर। फील्डर का मेन मोटिव तो यही है कि जो वेलोसिटी है बॉल की वो 0 हो जाए, और उसके लिए वो अधिक समय लेता है। अगर वो अचानक रोक देगा तो स्टॉप कर दे तो उसे चोट लगेगी, इंपैक्ट ज्यादा होगा। यानी कि बॉल को जैसे ही इंपैक्ट होता है हाथ पर, हाथ भी सेम मोमेंटम के साथ, स्पीड के साथ पीछे की तरफ कुछ दूर तक आता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है और जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाता है, यानी चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम हो जाता है बॉल की, इसलिए इंपैक्ट कम होता है, चोट कम लगती है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं हाई जंप का। आपने देखा होगा ना, जब खिलाड़ी जब जंप करता है तो जंप जहां पे वो गिरता है वहां पे कुशन लगाए जाते हैं, बालू रखा जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है। अब ऐसा तो सिंपली कहें तो चोट कम लगे इसलिए किया जाता है, पर ये चोट कम लगती है ऐसा करने से, तो क्यों? तो ऐसा हो रहा है सिर्फ रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण।
देखो, खिलाड़ी ने छलांग लगाई और अचानक अगर मान लीजिए एक समतल स्थान पर गिरेगा, तो अचानक से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा और उससे इम्पैक्ट ज्यादा होगा और चोट लग सकती है, इवन फ्रैक्चर भी हो सकता है। लेकिन जब कुशन या बालू पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया में जो चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम है, इसमें जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है, जिस कारण मोमेंटम टूट जाता है और चोट कंपैरेटिवली कम लगती है या फिर नहीं लगती है। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा, कराटे वाला खिलाड़ी क्या करता है, अचानक से मारता है और बर्फ की सिल्ली तोड़ देता है। तो उसने क्या किया, उसने इम्पैक्ट तो तगड़ा चाहिए था उसे, तो उसने क्या किया, मोमेंटम को अचानक से, जो मोमेंटम है वो क्या था, उसमें उसने ज्यादा समय नहीं दिया, बिल्कुल कम समय में किया, इसलिए वो टूट गई। अब देखो यहाँ आपने अभी क्या देखा कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पा सकते हैं। देखिए F इक्वल टू एम इंटू ए है, यहाँ आप F इक्वल टू एम को कॉमन रख के v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि a को आपने एक्सटेंड कर दिया है एक्सेलरेशन को। यहां पर तिरिय गुणा कर लेंगे, f का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किससे, t से। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, क्योंकि हमने m से क्या किया, v और u में मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है मैथमेटिकली। अब यहाँ इस फॉर्मूले से क्या मतलब हुआ कि अगर यहाँ f फोर्स को हम जीरो कर दें, ठीक है, तो किसी भी समय t पर e बराबर क्या हो जाएगा, u। मतलब इसका ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से u से चलती रहेगी, और अगर ये इनिशियल वेलोसिटी u जीरो है तो v ऑटोमेटिक यानी फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट यानी विरामावस्था में रहेगी। अच्छा, इस फॉर्मूले में आप देखिए, अगर हम f बराबर जीरो कर लेंगे तो v बराबर u हो जाएगा, चाहे टाइम जो भी रहे, चाहे जो भी टाइम हम ले लें। कहने का मतलब जितने भी टाइम तक f हम जीरो रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v बराबर u आ जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअस मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो कि है u, थ्रू आउट द टाइम, जो भी टाइम रहेगा उस दौरान। अगर इनिशियल वेलोसिटी u अगर जीरो है, तो आपने अभी देखा v बराबर u है, तो जो फाइनल वेलोसिटी v है वो भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता ही तो यही है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो या तो अपनी रेस्ट की पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, या फिर अगर वो मूव कर रहा है तो मूविंग पोजीशन को क्या करता है, बनाए रखना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। चलो, ये एग्जांपल में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसे सॉल्व करके देखो, आपको क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। सवाल ये है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 kg जिसका मास है, उस पर 2 सेकंड के लिए एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, और ये जब कांस्टेंट फोर्स 2 सेकंड के लिए अप्लाई होता है तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर के 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो पूछ रहा है कि लगाए गए बल की मात्रा क्या है, वो आप बताइए। अगर इस बल को 5 सेकंड के लिए लगाया जाए, यानी पहले तो 2 सेकंड के लिए कह रहा है, फिर बाद में कह रहा है 5 सेकंड के लिए लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी भी पूछी है। पहले हमें सवाल में क्या हिंट मिले हैं वो देख लेते हैं। हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया गया है हमें 2 सेकेंड, और जो क्या दिया गया है, मास है वो है 5 किलोग्राम। अब हमें फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा है पीछे, F बराबर m इंटू ए होता है, a को एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें जो दिए गए हैं उस हिसाब से, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है। अब जो भी आपको पता है उसको आप रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, m की जगह आप 5 रख देंगे, 5 kg, 7 माइनस कर देंगे 3 से, अपॉन में 2 सेकेंड, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 10 न्यूटन का। अगर अब सवाल में कह रहा है कि जो 2 सेकेंड का टाइम तक फोर्स अप्लाई हो रहा था वो 5 सेकेंड तक अप्लाई हुआ, तो करना क्या है आपको, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करना है, v निकाल लेना है। ये अगला आप और एग्जांपल है, इसको भी आप सॉल्व करके खुद से देखिए, रीड आउट करना है कैसे चेंजेस हो रहे हैं। आपको मैथमेटिकली चेंज करना आना चाहिए, बाकी सब कुछ सिंपल है, आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई एग्जाम्पल यहाँ मिस मत करना, ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम यूं कहें कि अभी जो आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। इसके पहले हमने 2 लॉ ऑफ मोशन को पढ़ लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
और यहाँ पर हमें ये बात पता चल गई है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस करता है। और इस फोर्स को डिटरमाइन करने का जो मेथड है हमने वो भी जान लिया फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू। अब ये जो तीसरा नियम है गति का, ये बताता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये जो बल है, फोर्स है, वो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जो फोर्स है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर काम करेगा, सेम ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करेगा। और ये जो फोर्स है वो पेयर में काम करते हैं। जैसे अगर फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल को मारने के चक्कर में अगर किसी दूसरे खिलाड़ी से टकराता है तो एक ही खिलाड़ी दूसरे पर फोर्स नहीं लगाता, दूसरे खिलाड़ी के द्वारा भी पहले खिलाड़ी पर फोर्स लगता है और दोनों को चोट लगती है। यहाँ सिंगल फोर्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये हमेशा पेयर में होगा। इसीलिए ये जो दो अपोजिंग फोर्स हैं इनको एक्शन और रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। और इसी के कारण ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी पॉपुलरली जाना जाता है। चलिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए। यहाँ पर दो स्प्रिंग बैलेंस फिगर में देखिए को लगाया गया है, कनेक्ट किया गया है एक साथ। जो बैलेंस यानी कि तुला बी है उसका फिक्स एंड है जिसको एक रिजिड वॉल से अटैच किया गया है। तो अगर जब एक फोर्स अप्लाई किया जाता है फ्री एंड पर, किसके, बैलेंस ए के, फिगर में देखते रहिएगा, तो क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो सेम रीडिंग दिखा रहा है स्केल पर फोर्स का। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस ए है वो बैलेंस बी पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब इनमें से किसी भी फोर्स को आप एक्शन और दूसरे को रिएक्शन कह सकते हैं। वैसे हम फोर्स तो लगा रहे हैं डायरेक्टली ए पर, बट रिएक्शन हो रहा है बी पर भी। इसीलिए यहाँ ना एक पॉपुलर स्टेटमेंट आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अक्सर लोग फिल्मों में भी इस डायलॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ याद रखना है कि जो ये एक्शन रिएक्शन है यानी क्रिया प्रतिक्रिया है, वो बल हमेशा काम करेंगे किस पर, दो अलग अलग वस्तुओं पर, लेकिन एक साथ। इसका सिंपल सा एग्जांपल तो हम जान सकते हैं जब हम पैदल चलते हैं। मान लीजिए हम शांति से खड़े हैं एक रेस्ट की पोजीशन पे और सड़क पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमें क्या जरूरत होगी, एक फोर्स की, क्योंकि हम रेस्ट से अगर जब भी हम मूविंग कंडीशन में जाना चाहेंगे तो हमें रिक्वायरमेंट होगी फोर्स की। अब ये फोर्स हमें अपनी मसल से मिलेगा, पर इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि हमें उसी डायरेक्शन में तो हम लगाते नहीं है जिधर की पृथ्वी है। हम अर्थ की सरफेस पर क्या करेंगे, सड़क की सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, यानी पैरों से हम पीछे को धकेलते हैं सड़क को। तो सड़क भी क्या करती है, आपके पैरों को उतने ही फोर्स से, जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, अपोजिटली पुश करती है। अब कहीं जा करके आप आगे बढ़ पाते हैं। इसे ही एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। एक्शन क्या किया, आपकी मस्कुलर जो भी एनर्जी थी उससे आपने फोर्स अप्लाई किया, एक्सर्ट किया और सरफेस सड़क पर लगाया, और सड़क ने बदले में जो रिएक्शन दिया उसके वजह से क्या हुआ कि आप आगे की तरफ बढ़ गए। अब यहाँ आप ये भी आप सोचेंगे कि एक्शन और रिएक्शन जो भी फोर्स हैं ये तो बिल्कुल इक्वल है, पेयर में ही है, फिर भी जो एक्सेलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम नहीं होता है। अब ऐसा इसलिए हो कि जो प्रत्येक बल है वो क्या हो रहा है, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर लग रहा है। अगर सेम मास है तो जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो सेम होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स पर ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो बंदूक क्या होती है, गोली पर आगे की ओर एक बल लगाती है, गोली भी बंदूक पर सेम अपोजिट बल लगाती है, जिसके कारण बंदूक थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका देती है। लेकिन यहां पर जो बंदूक का एक्सेलरेशन है वो कम होता है एज कंपेयर टू बुलेट। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गन है उसका मास क्या है, बुलेट के मास से थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है। जब कभी आप नाव पर बैठे हो तो नाव से जब आप उतरते हैं तो यहां भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप देख सकते हैं। जब आप नाव से आगे की ओर कूदते हैं तो नाव पर जो लगता है रिएक्शनल फोर्स वो क्या करता है, नाव को पीछे की ओर लेके चला जाता है, उसको धकेल देता है।